एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन सीरीज। ओके, जो केमिकल बॉन्डिंग की क्वेश्चन सीरीज है वो हमें यहाँ पर डिस्कस आउट करनी है कि इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि कौन से आप पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आपका किसी टाइप का एग्ज़ाम हो, आई थिंक एमएससी एंट्रेंस हो आपका, ठीक है, गेट का क्वेश्चन हो आपके, ठीक है, नेट हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन जो हैं कॉमन रहेंगे। ओके, तो आप इन क्वेश्चन से आप जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम यहाँ पर एमसीक्यू ले रहे हैं, बेसिकली वी दिस इज़ योर एमसीक्यू सीरीज। ओके, यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजी अप्रोच से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। आपको बिल्कुल मैकेनिज्म के साथ बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, we have to shift this. Okay, okay, this is okay. सो फर्स्ट क्वेश्चन, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल। देखो, जो भी तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है, ठीक है, उसका तुम्हें स्पेशली क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। ठीक है, BO दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी तुमसे पूछा जाता है तो उसके लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है, तुमने उसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम याद रखना है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है उसके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। ठीक है, उसका जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको आपने काउंट कर लेना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 15 है। जो आपके पास कन्फिगरेशन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे उसको मेंशन करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमें फिल करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हुए 15। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, दैट इज़ NO मॉलिक्यूल है। तो NO मॉलिक्यूल में आपका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। अगर यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होते तो आपका क्या बनता, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। आपका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होगी, फिलिंग करनी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। हमें क्या करनी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की हमें फिलिंग करनी होगी। यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, स्पेसिफिकली जब इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, सिग्मा 1s होता है ऑर्बिटल, सिग्मा 1s स्टार दैट इज और एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा 2s होता है, सिग्मा 2s स्टार हमारे पास होता है। मैं इसको अलग से हेयर दिस इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO हमें ड्रॉ करना है, दैट इज MO, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज जो डायग्राम हम बना रहे हैं, उस डायग्राम में जो कन्फिगरेशंस होती है उन कन्फिगरेशन को मेंशन कर रहे हैं। देखो, अगर NO मॉलिक्यूल के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो उसका क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है उससे क्या बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। तो सिग्मा का हमने क्या दे दिया, सिग्मा हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। जब भी कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसके एंटी बॉन्डिंग्स भी होते हैं और उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो पहला क्या हो गया, सिग्मा 1s क्या हो जाएगा, आपका बॉन्डिंग हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो बॉन्डिंग एंड दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s स्टार हो जाएगा, सिग्मा 2s स्टार। स्टार जो यहाँ पर बताता है दैट इज एंटी बॉन्डिंग को बताता है। ये क्या बताता है, एंटी बॉन्डिंग। अगर आपका कोई भी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपने याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट कन्फिगरेशन दैट इज ओके। तो उसके बाद हमें क्या लिखना है, देखो उसके बाद देखो हमें क्या लिखना है। उसके बाद देखो ये हो गया हमारा इतना। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई म्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू में पाई म्यू हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई म्यू के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 3p हो जाएगा, 3s हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पाई जी हो जाएगा। देन आपके पास क्या हो जाएगा, पाई जी हो जाएगा। ये आपके पाई बॉन्ड जो बनेंगे ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आपके जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, पाई म्यू एंड पाई म्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई म्यू एंड पाई म्यू आपके क्या हैं, जो आपके
पाई बॉन्ड्स बनेंगे, NO मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे उन पाई बॉन्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, दैट इज़ पाई म्यू एंड पाई म्यू हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास इसके एंटी बॉन्डिंग दैट इज़ पाई जी इसके एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे, और ये सिग्मा 3s हमारे पास। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास 15 थे। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या करना है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में फिल करना है। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए हमारे, ठीक है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2 1s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s स्टार में कितने हैं 2, तो टोटल कितने हुए 4 ही इसमें प्रेजेंट होंगे सिग्मा 2s में, तो 4 यहाँ पे हो गए, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गए। पाई म्यू में कितना है 9th एंड 10th है, पाई म्यू दूसरे में कितना है 11th एंड 12th हो जाएगा, ठीक है। तो इससे से 12 हो जाएंगे, 13 14 और 15, इस तरह से हमारे पास टोटल आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब जब आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो आपको क्या करना होता है, बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग आपको करना होता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग माइनस में आप क्या करेंगे एंटी बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो लास्ट में अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में हमें ये सिर्फ इतना ही देखना था क्या, कि जो हमारे पास ये वाले हैं और ये वाले हमारे पास ये क्या है एक दूसरे के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या रहेंगे हमारे बॉन्डिंग रहेंगे, दिस विल बी और एंटी बॉन्डिंग रहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपको अगर निकालना हो तो दैट इज़ हमेशा क्या होता है कि 1/2 होता है, दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग। आपको इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन करती हूँ। लास्ट वाली जो आपके पास कन्फिगरेशन थी वो क्या कन्फिगरेशन थी वो आपको याद होनी चाहिए। लास्ट वाली कन्फिगरेशन ये थी कि पाई म्यू इज इक्वल टू में पाई म्यू था, ठीक है, सिग्मा 3s था आपका, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और फिर आपका जो पाई जी ऑर्बिटल्स थे उन पाई जी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज योर बॉन्डिंग एंड दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग, तो ये आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये आपके क्या होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। आप पहले जाके इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके एंटी बॉन्डिंग है, ये आपके बॉन्डिंग है। तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपल सी बात क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 होता है, दैट इज़ और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस में आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, दैट इज़ योर 6 माइनस में आपका 1 एंटी बॉन्डिंग में, देखो 1 आपका यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, बाकी 2 2 4 और 2 6, दैट इज़ 2 2 4 2 6 हो जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 आपके पास हो जाएगा। तो 5/2 कितना होता है आपका 2.5 आपके पास हो जाएगा। दैट मीन्स इसके बीच में जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज़ कितना रहेगा 2.5 रहेगा। तो NO मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा दैट विल बी आपका क्या रहेगा 2.5, दैट इज़ योर आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना है, जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए उसका एंड देन उसमें आप फाइंड आउट कीजिए उसके एंटी बॉन्डिंग कौन से बॉन्डिंग कौन से। तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ज्योमेट्री ऑफ ज़ीनॉन F4 आपके पास होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको सोल्व करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए नहीं होगा। आपको क्या करना, मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ सोल्व करने के क्वेश्चंस को। आपको क्या करना है, जो भी आपका जैसे ये दिया है ज़ीनॉन F4 आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। ज़ीनॉन F4 में आपको क्या देखना है कि जो सेंट्रल एटम आपका जैसे जो लेस नंबर में होता है, जो आपका क्या होता है लेस नंबर में होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो लेस नंबर में होता है एंड जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। 2 एटम जो आपको दिए गए हैं उनमें से जो आपका मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और जो आपका लेस नंबर में होता है वो आपका क्या होता है सेंट्रल एटम आपके पास होता है। तो ये आपका क्या रहेगा सेंट्रल एटम कौन, ज़ीनॉन, क्योंकि ज़ीनॉन जो है आपका लेस नंबर में प्रेजेंट है और वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हो गया है और लेस नंबर में भी होगा, तो वही हमारा क्या होता है सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम हमारा कौन रहेगा, ज़ीनॉन रहेगा। अब ज़ीनॉन पे हमने एक जो इसकी ज्योमेट्री निकालने का उसका हम तरीका बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ज़ीनॉन आपके पास प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। ज़ीनॉन F4 हमारे पास प्रेजेंट है। ज़ीनॉन F4 में सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, ज़ीनॉन है। ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने होते हैं, ज़ीनॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये कौन सी फैमिली का, हीलियम और जो आपकी नोबल गैस कन्फिगरेशंस होती है उसी फैमिली का ये मेंबर है। तो उसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमारे 8 होते हैं। यहाँ पे ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना दो, 8 इलेक्ट्रॉन्स है भैया इसके पास,
टोटल इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ये 8 ही बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब मैक्सिमम इसकी टेंडेंसी कितनी रहेगी, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 बॉन्ड ये बना सकता है। ठीक है, तो टोटल इसके पास सराउंडिंग स्पीसीज कितनी है, टोटल सराउंडिंग स्पीसीज कितनी है इसके पास, 4 है। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि इसके पास आउटसाइड में क्या होते हैं, सिर्फ 4 ही फ्लोरीन प्रेजेंट है। 4 ही फ्लोरीन है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास लिगेंड कितने हैं, सिर्फ 4 ही हैं। 4 लिगेंड है, इसका मतलब ये क्या करेगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो सिंपल सी बात, इसको सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मीन्स टोटल 8 में से इसको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ ये और ये पेयर, सिर्फ ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेगा टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और 4 ही यहाँ पर क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही यूज़ होंगे इसके। ठीक है, तो इसको हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज़ हमारे पास जिनोन रहेगा, 4 फ्लोरीन जो हैं ऐसे ही अरेंज हो सकते हैं और कोई पॉसिबल वे नहीं है इसका। चारों फ्लोरीन हमारे ऐसे अरेंज हो जाएंगे ऐसे, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर बच जाएगा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया है जिनोन ने, एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया है जिनोन ने। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया जिनोन ने और एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज़ हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज़ हुए, एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुआ है इसका, एक ये इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया है किसने, जिनोन ने, टू मेक 4 बॉन्ड। तो 4 बनाने के लिए उसने 4 ही इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया है। दैट मीन्स ये हुआ कि जिनोन ने सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड में बनाने में यूज़ करे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास रिमेन रहेंगे एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमने ऊपर दिखाया है, दैट इज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर भी है और एक हमारे पास नीचे भी प्रेजेंट है। तो बन गई ना, क्या बन गई ज्योमेट्री, इनको ज्वाइंट करो आप। जब आप इनको ज्वाइंट करोगे इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इज अ स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री हमारे पास बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली यहाँ पर क्या है कि आप ये तो आपकी शेप बनेगी। एक और मैं चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ, क्या कि जब भी आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, वो मैं छोटी सी बात आपको क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पे। जब भी आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ेंगे तो इसमें आपको शेप और ज्योमेट्री का ध्यान रखना है। शेप में आपको क्या करना है और ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, देखो जब भी आपको कैलकुलेट करनी होती है क्या, शेप। ठीक है, जब भी आपको किसी की शेप निकालनी होती है, जब भी आप किसी की शेप निकालना चाहते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, बॉन्ड्स ही कैलकुलेट करने हैं, बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं आपको। ठीक है, तो सिर्फ बॉन्ड कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री निकाल रहे हैं, अगर आपसे ज्योमेट्री पूछी गई है तो ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना है, प्लस में आपको बॉन्ड्स को भी कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो शेप प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर आपसे शेप नहीं पूछी गई, आपसे ज्योमेट्री पूछी गई, ज्योमेट्री ऑफ जिनॉन F4 पूछा गया। तो ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, सारे काउंट करने हैं। दैट मीन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करना है और आपको बॉन्ड्स को भी काउंट करो। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करो, बॉन्ड्स को काउंट करोगे। तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये बॉन्ड 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 है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए हमारे पास। और 6 से हमारे पास क्या बनती है, सिर्फ हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास क्या बनेगी, सिर्फ शेप और ज्योमेट्री में काउंट करने का आपको मीनिंग समझ में आ गया। शेप में आपको सिर्फ बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है। अगर शेप यहाँ पर पूछी जाती है आपसे, शेप यहाँ पर पूछी जाएगी तो दैट विल बी आपकी क्या रहेगी, स्क्वायर प्लेनर रहेगी, आपकी क्या रहेगी, स्क्वायर प्लेनर आपकी वैल्यू। लेकिन अगर आपसे ज्योमेट्री पूछी जाती है तो आपकी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल आपकी रहेगी, क्या रहेगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसलिए है क्योंकि टोटल यहाँ पर हमारे पास 6 चीज़ें हैं, हमारे पास 4 हमारे पास क्या सिग्मा बॉन्ड है और 2 हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास 6 हो जाएंगे और 6 से हमारे पास क्या बनेगी, sp3 d2 और d2 sp3, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके ये होते हैं जिनोन वगैरह, जो आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास आ गया तो दिस इज़ योर आंसर। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फर्स्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछ रहा है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात पूछ रहा है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स में आपको इतना ध्यान रखना, जब भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है दैट मीन्स 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो गई हमारे पास, 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, मतलब कितने ये डाइमर है हमारे पास। सिंपल सी बात मैं इसको फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस इज पर्टिकुलर इज़ योर डाइमर, ऐसे ऐसे फर्स्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2 क्लोरीन रहेंगे ऐसे, यहाँ पर 2 क्लोरीन रहेंगे, यहाँ पर भी ऐसे 2 क्लोरीन हमारे ऊपर रहेंगे। ठीक है,
आपसे क्या क्वेश्चन इसने पूछा है, देखो ध्यान से, इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग किसके पास होगी। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये दैट इज़ पर्टिकुलर, पहली बात तो ये क्या है, हमारे पास एक ब्रिज बॉन्डिंग है, हमारे पास क्या है, ये एक ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे हमारे पास क्या है, ये ब्रिज बॉन्डिंग है, दैट इज़ ब्रिज बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास ब्रिज बॉन्डिंग होते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो हमारे सेंट्रल एटम्स रहते हैं, उन सेंट्रल एटम्स को हम ज्वाइन करते हैं बाय अ ब्रिज बॉन्डिंग ऑफ पर्टिकुलर, जो भी एटम्स ग्रुप्स आपको गिवन होते हैं उन दोनों के बीच में वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। लेकिन इसने पूछा है कि कौन से 3 सेंटर, ये मतलब ये जो बॉन्ड आपके पास बन रहे हैं दैट इज़, और हमारे पास क्या होते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, दैट मीन्स में 3 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो क्लोरीन हो गया है, एल्यूमिनियम हो गया है, और ये वाला एल्यूमिनियम हमारे पास होगा। तो यहाँ पर 3 एटम्स हो जाते हैं, 1 है, 2 है और 3, मतलब एक बॉन्ड है ये पूरा, ये हमारे पास क्या है, पूरा एक बॉन्ड है। तो यहाँ पर 3 एटम्स होते हैं, 2 तो हमारे पास एल्यूमिनियम होते हैं प्लस हमारे पास 1 हमारे पास क्लोरीन होती है, इस तरह से हमारे पास 3 एटम्स होते हैं। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस 3 एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 सेंटर हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज़ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है। और ये बॉन्ड हमेशा एग्जिस्ट करती है बिटवीन द हैलाइड्स, जहाँ पे भी आपको हैलाइड्स मिलेंगे हमेशा वहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगी। तो ये सारे हैलाइड्स हमारे पास, ये भी हैलाइड है, ये भी हैलाइड, तो यहाँ पर सारे के सारे क्या शो करेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग शो करेंगे, और वो भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाली। तो यहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऑक्साइड्स भी गिवन होते हैं, जैसे आपके पास क्या हो जाता है, बेरियम 2 हो गया है, डाई मिथोक्साइड आपके पास हो गया है, ठीक है, ये भी आपको गिवन होता है, तो भी आपके पास क्या होता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ही होती है आपके पास। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है कि SbF5 हमारे पास है, SbF5 हमारे पास होता है, दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं, कौन, Xenon F4 हमारे पास है और SbF5। जब आपका SbF क्या है, ये SbF5 एंड Xenon F4 जब आपके रिएक्शंस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों का जब रिएक्शन हो, देखो F5 जो होता है दैट इज़ फ्लोरीन एक्सेप्टर होता है, F5 आपका क्या होता है, फ्लोरीन एक्सेप्टर होता है। तो ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, फ्लोरिन्स को एक्सेप्ट करेगा, ये इसको क्या दे देगा, फ्लोरिन्स इसको प्रोवाइड करेगा। जब ये इसको फ्लोरिन्स प्रोवाइड करेगा तो सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, SbF6 हो जाएगी, क्योंकि एक फ्लोरिन इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसने फ्लोरिन एक्सेप्ट किया है यहाँ से, तो यहाँ से एक फ्लोरिन लॉस हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाए, क्योंकि इसने फ्लोरिन का लॉस किया है। तो जिसने यहाँ पर फ्लोरिन का लॉस किया है, जिसने यहाँ पर फ्लोरिन का लॉस किया है उसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को लॉस किया, दैट्स वाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि SbF5 जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक फ्लोरिन एक्सेप्टर होता है, दिस इज फ्लोरिन एक्सेप्टर। ये क्या होते हैं, लेविस एसिड्स होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये फ्लोरिन एक्सेप्टर मतलब फ्लोरिन्स को एक्सेप्ट करते हैं, अनायंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारे एसिड्स हो जाते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, फ्लोरिन डोनर हमारे पास होता है, जिससे ये रिएक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसने यही पूछा है कि ये दो आपके पास जो स्पीसीज गिवन होती हैं, इन दोनों स्पीसीज की आपको क्या बतानी है, शेप ऑफ कटायन बतानी है। देखो आंसर में, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या बताना है, शेप ऑफ कटायन बतानी है एंड अनायन बतानी है, आपका जो भी अडक्ट बनेगा। तो ये आपका अडक्ट बनेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। इन कटायंस की और अनायंस की आपको क्या बतानी है, शेप बतानी है। जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे SbF5 के, अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी ये, तो जैसे 6 के 6 फ्लोरिन ऐसे लग जाएंगे हमारे, दिस विल बी, और ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, तो ये है तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज इधर बाहर हो जाएगा हमारा, तो ये तो हमारा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की जो शेप रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, मतलब जो हमारा एनायन है, दिस इज योर एनायन, तो एनायन हमारा कैसे रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। ये हमने एनायन की बता दिया, तो एनायन हमारा कैसा होगा, ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देंगे तो एनायंस में हमारा जो ये है, देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है कि एनायन जो है सेकंड नंबर पे गिवन है, ये भी देखते रहना हमेशा, सेकंड नंबर पे एनायन है और फर्स्ट नंबर पे इसने कटायन पूछा, तो सीरीज़ आपकी सेम रहनी चाहिए, पहले आपको कटायन की शेप देखनी है, फिर आपको एनायन की शेप देखनी है। तो एनायन जो है यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, सेकेंड क्लियर हो गया आपका। अब जो आपके पास बना था
नेक्स्ट आपके पास कह रहा है जिनोन F3 आपके पास पॉजिटिव बना था, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। जिनोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा सेंट्रल मेटल पे होता है, ये आपको याद रखना है। अगर नेगेटिव चार्ज है किसी कॉम्प्लेक्स पे तो वो लिगेंड्स पे होगा, और पॉजिटिव चार्ज दैट मीन सेंट्रल मेटल। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसका है, जिनोन का है। मतलब जिनोन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन उसने एक लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। यानी जिनोन के पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन से कैसे बॉन्डिंग करेगा, देखो ध्यान से, ऐसे। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे लग गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग गया, क्या बचे बाकी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी बॉन्डिंग हुई है। अब जिनोन पे क्या है, यहाँ पर प्लस चार्ज, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज हो किस पे था, सेंट्रल मेटल पे। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा सेंट्रल मेटल पे होता है, तो सेंट्रल मेटल ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनोन के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन्स में से इसने लॉस कर दिया, तो टोटल कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं सिर्फ जिनोन के पास। तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक ये हो गया है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर टोटल इस जिनोन के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन से ही इसने 3 इसने बॉन्ड्स बनाए हैं, और इसके 2 क्या रहेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो दिस इज योर शेप। शेप क्या रहेगी, दैट इज योर टी शेप हो जाएगी। देखो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब हम शेप देखते हैं तो शेप में हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने भूल जाना है। ये क्या बची आपके पास, टी शेप बची, दैट इज ऐसे बन जाएगी टी शेप। तो दैट इज़ आपकी क्या हो जाएगी, टी शेप ज्योमेट्री आपकी बन जाएगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कैटायन की जो शेप रहेगी दैट विल बी टी शेप रहेगी, और आपकी जो एनायन बना था दैट इज SF6 आपका नेगेटिव था, वो आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ बोला है इसने लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर के लिए एक बात याद रखनी है कि आयनिक करेक्टर जब किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है वो हमेशा, इसने क्या बोला है, लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, कोवेलेंट करेक्टर उसके अंदर ज़्यादा। देखो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी होती हैं आपके, जितने भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो सिर्फ कोवेलेंट करेक्टर ही दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा आपको, सिर्फ कोवेलेंट करेक्टर ही दिखाएगा, मतलब आयनिक करेक्टर नहीं दिखाएगा। अब इसमें से ढूंढ लो। इसने बोला लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर बोला है इसने, लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयनिक करेक्टर दैट मीन्स जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, कोवेलेंट करेक्टर उसमें प्रेजेंट हो, दैट मीन्स लोवेस्ट आयनिक करेक्टर किस में होगा। तो यहाँ पर AlCl3 को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपका एल्यूमिनियम है वो किस में, किस स्टेट में है, एल्यूमिनियम 3+ की स्टेट में है। दैट मीन्स जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो कोवेलेंट करेक्टर में होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ भी आपके पास है, तो मैग्नीशियम 2+ को देखो ध्यान से, सभी को मैं आपको बताती हूँ फिर से। जैसे आपका फर्स्ट में क्या है, सोडियम पॉजिटिव आपका है और Cl नेगेटिव आपका। दूसरा क्या आपके पास, मैग्नीशियम 2+ आपके पास है और Cl नेगेटिव आपके पास। तीसरा आपका क्या है, एल्यूमिनियम 3+ आपके पास है और Cl नेगेटिव आपके पास। तो इसमें अगर तीनों के चार्ज को अगर हम कंपेयर करते हैं, तीनों के चार्ज को हम कंपेयर, से 3+ है, इसके पास 2+ है, उसके पास 1+। सोडियम के पास 1+ है, मैग्नीशियम के पास 2+ है और एल्यूमिनियम के पास 3+। तो जितना ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और कैटायन का साइज़ जितना ज़्यादा स्मॉलर होता है, देखो कैटायन का साइज़ जितना ज़्यादा क्या होता है, स्मॉलर होता है। कैटायन का साइज़ जितना ज़्यादा स्मॉलर होता है उसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ आपके इसमें रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर में रहेगा, सबसे हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर है। दैट मीन्स ये है कि आयनिक कैरेक्टर इसमें सबसे लोवेस्ट होगा, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आप किसी का कोवेलेंट कैरेक्टर चेक कर लीजिए, जिसमें हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसके अंदर सबसे लोवेस्ट आपका आयनिक कैरेक्टर हो। तो आंसर विल बी और एल्यूमिनियम Cl3 सबसे हाईएस्ट इसमें क्या रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि इसका कैटायन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। 3 पॉजिटिव चार्ज है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे लोवेस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि आपको एसिड स्ट्रेंथ आपसे पूछा गया है। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ आपसे पूछा गया, दैट इज लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एक्सोसाइक्लिक कार्बोनिल बॉन्ड्स। मैं आपको सिंपल से एक बात क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे आपके पास ये रिंग आपके पास प्रेजेंट है 5, ये आपकी 6 मेंबर रिंग है, ये आपकी 5 मेंबर रिंग है और ये आपकी 4 मेंबर रिंग, यही इन्होंने प्रोवाइड किया। बस यहाँ पर अमाइड और बना दिया, नाइट्रोजन और लगा दिया इन्होंने, ऐसे नाइट्रोजन लगा दिए। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बोल रही हूँ कि क्या, कि जैसे आपका रिंग का साइज़ इंक्रीज करता है, रिंग का साइज़ बता रही हूँ मैं, अरे हट जा, देखो
फिर से देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखो ध्यान से एसिड स्ट्रेंथ बताया, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रू द एस कैरेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको ध्यान रखना है एस कैरेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ जाएगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। और जो आपकी पी कैरेक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि पी कैरेक्टर में इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा सकते हैं, एस कैरेक्टर में एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स की रिंग आपको प्रोवाइड है, जैसे 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है। इस तरह से आपके पास रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और आपकी जो 5 मेंबर्ड रिंग है और जो आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा एस करेक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा एस करेक्टर, अगर ऑर्डर कंपेयर किया जाए सबसे ज़्यादा एस करेक्टर आपका 4 मेंबर्ड रिंग का है, क्योंकि अंदर की साइड क्या है, देखो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो हमेशा आपका एस करेक्टर बढ़ता है। जितनी छोटी रिंग होती है आपकी उतना ही ज़्यादा उसमें एस करेक्टर होता है आउटसाइड द रिंग। हम बात करें आउटसाइड द रिंग, जितना ज़्यादा बॉन्ड होता है, देखो एस करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात करें तो 4 मेंबर्ड रिंग का जो बॉन्ड एंगल होता है अंदर की साइड क्या होता है, बॉन्ड एंगल बाहर की साइड जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन अंदर की साइड क्या होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होता है। ठीक है, तो अंदर इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल आपका बहुत स्मॉलर होता है, तो अंदर एस करेक्टर आपका लेस हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड होता है आपका। ठीक है, तो अंदर एस करेक्टर आपका स्मॉल होता है, क्योंकि अंदर की साइड 4 मेंबर रिंग की अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो 4 मेंबर रिंग और 3 मेंबर रिंग का हम कंपेरिजन करते हैं तो इनमें अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपकी रिंग जो होती है अंदर क्या होता है, आपका एंगल बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। अंदर एंगल आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल आपके पास होता है। एंगल स्मॉल है, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी आपका क्या होगा, लेस होगा। तो आउटसाइड आपका क्या हो जाएगा, एस करेक्टर बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि बाहर की साइड एंगल आपका ज़्यादा बड़ा होता है। बाहर की साइड क्या होता है, बॉन्ड एंगल आपका ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए एस करेक्टर ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे इसमें 90 डिग्री एंगल होता है, सिर्फ इसमें कितना था आपका 60 डिग्री एंगल था, तो ये लेस एंगल होता है अंदर की साइड, तो एस करेक्टर आपका अंदर की साइड लेस हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री एंगल आपका 3 मेंबर्ड में तो आपका क्या है, लेस बॉन्ड एंगल होता है, तो एस करेक्टर भी आपका लेस हो जाएगा। लेकिन कंपैरिजन में आउटसाइड में अपोजिट होता है, यानी आउटसाइड द रिंग क्या हो जाएगा, आपका हाईएस्ट हो जाएगा। आउटसाइड द रिंग आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एस करेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे आप एंगल्स कंपेयर कर सकते हैं। इसका कुछ ना कुछ 110 कुछ होता होगा मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 5 मेंबर रिंग जो होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगल डिफरेंस नहीं आता, 90 से 110 ही जाओगे। तो इस तरह से आपका बॉन्ड एंगल जो है अंदर की साइड बढ़ता रहेगा, इसका मतलब अंदर की साइड एस करेक्टर हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आप 6 मेंबर रिंग आपके पास है, 5 मेंबर रिंग आपके पास और 4 मेंबर रिंग आपके पास है, दैट मीन्स ये है कि जब आप इस तरफ जाएंगे तो आपका एस करेक्टर यहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर, आउटसाइड द रिंग। ठीक है, ये आपकी 4 मेंबर रिंग होता है। यहाँ पर आपका एस करेक्टर बढ़ रहा है बाहर की साइड। बाहर की बात करें, बाहर एस करेक्टर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। जब एस करेक्टर आपका इंक्रीज़ होता है दैट मीन्स उसकी एसिडिटी जो होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी 6 मेंबर रिंग होती है इसमें क्या होता है, इनसाइड आपका एस करेक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनसाइड क्या होता है, इसका एस करेक्टर हाई होता है। इनसाइड एस करेक्टर इसका हाई होता है। इनसाइड इसका एस करेक्टर हाई होता है, लेकिन आउटसाइड क्या होता है, इसका एस करेक्टर क्या होता है, लेस होता है। लेस एस करेक्टर का मतलब होता है, इसका मतलब उसमें पी करेक्टर है। तो यहाँ पर आपकी बात समझ में आ रही है आपको, अंदर एस करेक्टर हाई है क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा अंदर की साइड, यहाँ पर डिफरेंस है अंदर बाहर का, तो अंदर की साइड जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पर आपकी 3 मेंबर रहेंगे तो उसमें 60 डिग्री एंगल था, यहाँ पर आपका 90 आएगा, तो इस तरह से आपका बढ़ता रहेगा एंगल। ठीक है, तो अंदर की साइड एंगल बढ़ रहा है तो अंदर की साइड एस करेक्टर बढ़ेगा, लेकिन आउटसाइड रिवर्स में आउटसाइड क्या होगा, हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा होगा। तो आउटसाइड द रिंग हमारा बॉन्ड एंगल लेस हो जाएगा, दैट मीन्स एस करेक्टर लेस हो जाएगा और पी करेक्टर बढ़ जाएगा। तो आउटसाइड द रिंग हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि जो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग होती है, कि जो हमारे पास क्या होती है
सिक्स मेंबर्ड रिंग हमारे पास जो होती है वो अच्छा क्या होती है, एक बेसिक कैरेक्टर उसमें बहुत अच्छा होता है, मतलब ये इजीली 11 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। थ्री मेंबर्ड और फोर मेंबर्ड हमारे पास आउटसाइड इनका क्या होता है, एस कैरेक्टर इनका ज़्यादा होता है, तो ये क्या होती हैं आपकी एसिडिक ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है आउटसाइड द रिंग। ये एक्सोसाइक्लिक की बात करा तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, दिस इज पर्टिकुलर और आंसर ये वाला आंसर आपका पास हो जाएगा क्योंकि फोर मेंबर रिंग में एस करेक्टर ज़्यादा है, मैक्सिमम एस करेक्टर आपका आउटसाइड, तो एस करेक्टर की वजह से हमारे पास क्या होती है, जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है हमारी इंक्रीज होती है। और इसमें जो सिक्स मेंबर रिंग होती है उसमें आउटसाइड क्या होता है हमारा पी करेक्टर हाई होता है। आउटसाइड की मैं बात कर रही हूँ, आउटसाइड दैट इज़ आउटसाइड हमारा क्या है पी करेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो इसका बेसिक करेक्टर रहेगा ना कि एसिडिक करेक्टर रहेगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स के लिगेंड्स हमारे पास प्रेजेंट है फॉस्फोरस के सराउंड में। एक तो आपके पास C3H5 आपके पास लिगेंड है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है थ्री लिगेंड्स हमारे पास हैं, और एक हमारे पास CH3 लिगेंड हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास टू टाइप्स के लिगेंड है जो फॉस्फोरस के साथ क्या है यहाँ पर अटैच है। तो किसके साथ अटैच है यहाँ पर, फॉस्फोरस के साथ अटैच है दोनों। ये आपके पास क्या प्रोपाइल रिंग आपके पास होती है, C3H7 आपके पास क्या होती है प्रोपाइल रिंग होती है, तो ये आपके पास प्रोपाइल रिंग होती है और CH3 आपके पास ये लिगेंड्स होते हैं। तो टू टाइप्स के आपके पास लिगेंड्स होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गए हैं, फाइव लिगेंड हमारे पास हो गए हैं, और जब भी हमारे पास फाइव लिगेंड्स होते हैं तो हमेशा किस में जाता है, वो TBP ज्योमेट्री में जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर TBP ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, दैट मीन्स आपका फॉस्फोरस किस में रहेगा, TBP ज्योमेट्री में रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा TBP ज्योमेट्री में। यहाँ पर आपके CH3 ही अरेंज हो, इसने स्ट्रक्चर पूछी कि कौन सी आएगी, यहाँ पर आपके CH3 ही रहेंगे। उसका रीज़न मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर आपकी थ्री मेंबर रिंग आ जाएगी, यहाँ पर आपकी थ्री मेंबर रिंग है। इसका रीज़न ये है कि जो आपके पास, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर थ्री मेंबर्ड रिंग होती है उनका एस करेक्टर ज़्यादा होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि थ्री मेंबर्ड रिंग्स जो होती हैं आपके पास, अंदर आपका लेस बॉन्ड एंगल होता है और बाहर आपका एंगल बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा हाई होने की वजह से आपका एस करेक्टर बढ़ जाता है। जैसे आपका एस करेक्टर बढ़ता है वैसे आपका बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तो बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आउटसाइड द रिंग थ्री मेंबर्ड रिंग में, क्योंकि अंदर बॉन्ड एंगल लेस है, क्योंकि अंदर बॉन्ड एंगल कम है। बॉन्ड एंगल कम का मतलब एस करेक्टर कम, और बाहर रिवर्स हो जाएगा, यानी बाहर अगर आपका एस करेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा है, तो बाहर एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो जो आपकी एक्सियल पोजीशंस होती हैं यहाँ पर आपके एस करेक्टर वाले लिगेंड्स लगाए जाते हैं। TBP में मैं स्पेशली बता रही हूँ कि TBP में हमेशा जो एक्सियल पोजीशंस होती हैं ये वाली एक्सियल पोजीशंस हमारी, और ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं, तो एक्सियल पोजीशन में सिर्फ वही लिगेंड्स लगाए जाते हैं जिन लिगेंड्स का एस करेक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि एस करेक्टर वालों का बॉन्ड एंगल जो होता है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल देखो, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास फॉस्फोरस होता है, ठीक है, हमारे पास जो फॉस्फोरस होता है यहाँ पे हमने थ्री मेंबर्ड रिंग लगाई है और यहाँ पर हमने थ्री मेंबर्ड रिंग लगाई। अब ध्यान से देखो, दूसरा हम फैक्टर बता देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्यों लगाया है इनको, ठीक है। दूसरा फैक्टर हम ये बता रहे हैं, हमेशा जो एक्सियल पोजीशंस होती है वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। सिंपल सी एक ही बात याद रखो मेरी, जो आपकी एक्सियल पोजीशंस होती हैं, एक्सियल पोजीशन में हम क्या लगाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एक्सियल पोजीशंस होती है वहाँ पर आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। तो आप कंपेयर कर लीजिए कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपके मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कंपैरिजन टू आपके CH3 ग्रुप। क्यों, क्योंकि जो आपका प्रोपाइल रिंग होती है उसके अंदर एस करेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एस कैरेक्टर की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर जो होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। दैट मीन्स आपकी प्रोपाइल रिंग जो होती है उनका एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर को हमेशा हम एक्सियल पोजीशंस पे लगाते हैं, क्योंकि ये पोजीशंस हमारी क्या होती है, लंबी होती हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीज़न। ओके, मूव टू, तो हमारे आंसर सेकेंड हमारा हो जाएगा इसका, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एंगल की बात बताई जा रही है कि बॉन्ड एंगल आपका कैसे सेम होगा या डिफरेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन क्या बताया कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो उसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है अमोनिया से। ऑफ कोर्स दिस इज़ पर्टिकुलर आपके पास क्या होता है, S3 पॉजिटिव में कंप्लीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन है उसके पास क्या लग जाएंगे हमारे पास, ऐसे तीन हाइड्रोजन हमारे पास लग जाएंगे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हमारे पास एक प्लानर स्ट्रक्चर में चला जाएगा। आप ध्यान से देखें तो टेट्राहेड्रल बोल रही हूँ मैं, तो ये क्या चला जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में चला जाएगा, सॉरी क्या ये ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर में हमारा चला जाएगा। जब ट्राइगोनल प्लानर में क्यों जाएगा ये,
मूव टू दिस पर्टिकुलर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, बॉन्ड एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से आपके पास बॉन्ड एंगल है और कौन से आपके सिमिलर होंगे। चारों ऑप्शंस में आपको बताना है किस किस का आपका बॉन्ड एंगल जो है वो सही बॉन्ड एंगल आपको गिवन होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोनियम आयन आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एंड देन आपको क्या प्रोवाइड किया, अमोनिया आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अमोनिया की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ देख लीजिए, बन गई है हमारी अमोनिया की स्ट्रक्चर। सो दिस इज योर अमोनिया की स्ट्रक्चर। आप जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, उसकी भी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास। ठीक है, ऐसे ऐसे, और एक लोन पर इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, इसकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। आपको क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोनियम आयन का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसको मैं क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि फर्स्ट का आपका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है रियलिटी में। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है वो देखो ध्यान से। जो आपका ऑक्सीजन एटम होता है, सेंट्रल एटम को देखो, जो चीज़ आपकी डिफरेंट होती है उसी पे फोकस करना है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन एटम है अमोनिया में, और जो आपका हाइड्रोनियम है उसमें आपकी क्या है, ऑक्सीजन एटम। सिर्फ यही डिफरेंस है। देखो हाइड्रोजन इसके पास भी हाइड्रोजन इसके पास में, इसके पास अमोनिया के पास भी सराउंडिंग स्पीसीज क्या, हाइड्रोजन है, मतलब सबके पास सराउंडिंग स्पीसीज सेम है। तो आप कंपैरिजन किसका करेंगे, सेंट्रल एटम का। अगर सेंट्रल एटम आपका सेम होता है तब आप सराउंडिंग स्पीसीज को कंपेयर करेंगे। मैं एक बॉन्ड एंगल का आपको रीज़न बता रही हूँ। ठीक है, देखो बॉन्ड एंगल में जब आपको सेंट्रल एटम ही सिर्फ आपका डिफरेंट होता है, बॉन्ड एंगल में सिर्फ आपका सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट होता है, तब आपको क्या देखना है, सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपका सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम की आपको क्या देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हमेशा उसी का बॉन्ड एंगल होता है। दैट इज़ अ सुपर ट्रिक। अगर आपको ध्यान रखना है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आपकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, आपकी ऑक्सीजन एटम होती है। तो ऑक्सीजन एटम आपकी मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ और ट्रिक होती है, आपको स्पेशली याद रखना है कि जो भी आपका बॉन्ड एंगल मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि जो आपका सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम की हम बात करते हैं कि जो आपका सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमारे पास हाइयर होती है तो उसका आपका बॉन्ड एंगल जो होता है वो भी आपका हाइयर होता है। तो उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, हाइयर होता है। तो ये आपको देखना है। तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन एटम के। दोनों की बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन बॉन्ड एंगल आपका हाइड्रोनियम का ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम आपकी क्या, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड ऑप्शन आंसर को, सेकंड जो आपका COF2 आपके पास होता है, तो BCl3 जो है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि BCl3 जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब ये ट्राइगोनल प्लानर होता है, और ट्राइगोनल प्लानर की भी ज्योमेट्री आपकी क्या होती है, हमेशा हाइयर रहती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे हम। थर्ड ऑप्शन, दिस इज़ नॉट योर ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर आपके क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। देखो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि आपको क्या करना है इसमें। देखो सबसे पहले आपने यही चेकआउट करना है कि अगर कोई sp हाइब्रिडाइज्ड है, कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई भी sp3 हाइब्रिड, इस तरह से आपके बॉन्ड एंगल को आपने कंपेयर करना है। sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हाइयर होता है, देन उसके बाद आपके sp2 का बॉन्ड एंगल आपका क्या रहेगा, सबसे हाइयर रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, दिस पर्टिकुलर योर sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो हमारे पास BCl3 है, BCl3 हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड उसका बॉन्ड एंगल हमेशा हाइयर रहता है। थर्ड को आप देखेंगे यहाँ पर, थर्ड में क्या दिया का, अमोनियम है और आपका क्या है, नाइट्रोजन टेट्रामिथाइल हमारे पास प्रेजेंट। दोनों का कंपैरिजन में इसने क्या बोला है, सेम हमारे पास है। तो इसने सेम किस लिए बोला, देखो ध्यान से, ये भी आपका ऐसे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इसमें भी हाइड्रोजन्स लगे, इसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि इसने एक लोन पर इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लिया है। 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे, 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगे, तो दोनों का बॉन्ड एंगल इसने क्या कहा है, सेम है। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है, दो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे सेम है, ये भी हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल, और ये भी हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल हमारे पास है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसे है, हमारे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, दोनों हमारे टेट्राहेड्रल हैं, और दोनों के पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। दोनों के पास क्या है, कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिस्टॉर्शन होता है ज्योमेट्री में, बट यहाँ पर नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनके बॉन्ड एंगल जो रहेंगे, बॉन्ड एंगल BA क्या है, का बॉन्ड एंगल वो क्या रहेंगे, आपके दोनों के सेम रहेंगे, इसलिए वहाँ पर मेंशन किया इसने सेम, दैट इज सेम। तो दोनों के बॉन्ड एंगल आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बॉन्ड एंगल सेम होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्या कि दोनों में कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और अगर दो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है और उसमें बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दो मॉलिक्यूल्स जो आपको गिवन होते हैं उनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दोनों की ज्योमेट्री आपके पास सेम होती है, तो उनका बॉन्ड एंगल भी सेम होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और रह गया ऑप्शन लास्ट,
फोर्थ ऑप्शन ध्यान से देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें। फोर्थ ऑप्शन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि आर्सेनिक H3 आपको दिया है, आर्सेनिक H3 आपको गिवन है और आर्सेनिक F3 आपको गिवन होता है। अब मैं इसमें छोटा सा बात बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बॉन्ड एंगल के लिए। जब भी आपकी सराउंडिंग स्पीसीज हाइड्रोजन और फ्लोरीन होते हैं, जब भी आपकी सराउंडिंग स्पीसीज क्या होती हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपकी जब सराउंडिंग स्पीसीज होती है तो उस टाइम पर हाइड्रोजन जो होती है वो फ्लोरीन से जीत जाती है बॉन्ड एंगल में। तो हाइड्रोजन जहाँ पर भी गिवन होगा उसका बॉन्ड एंगल हमेशा ज़्यादा होगा। सराउंडिंग स्पीसीज की बात हो रही है, ना कि सेंट्रल की बात हो रही है। अब सराउंडिंग स्पीसीज आपके पास हाइड्रोजन होती है, सराउंडिंग स्पीसीज आपके पास फ्लोरीन होती है। तो इन दोनों का बॉन्ड एंगल अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता दे रही हूँ, क्या रीज़न होता है देखो ध्यान से। रीज़न ये होता है, मैं आपको भी बताती हूँ। देखो सराउंड देखो, रूल जो होते हैं, रूल आपको पढ़ने चाहिए। बॉन्ड एंगल के जो रूल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल का रूल्स है ये भी एक, जो मैं आपको बता रही हूँ कि सराउंडिंग स्पीसीज जो होती है उसका साइज़ हमेशा लार्जर जब होता है तो उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। सराउंडिंग जो आपका लीगेंड होता है, सराउंडिंग आपका लीगेंड जितना ज़्यादा साइज़ में बड़ा होगा, जितना साइज़ उसका बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल में आपको सराउंडिंग स्पीसीज देखनी है। सराउंडिंग स्पीस का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होता है। तो सराउंडिंग स्पीसीज में आपको जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन का कंपैरिजन किया जाता है, आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन के कंपेरिजन। लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन में एक एक्सेप्शन है, वहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो जब हमने बात की थी सेंट्रल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली रूल सिर्फ यही कहता है, नॉर्मली रूल क्या कहता है कि सराउंडिंग स्पेस का साइज़ जो है जितना ज़्यादा लार्ज होता है उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होता है, बॉन्ड एंगल हमारा हाइयर होता है। बट दैट इज़ ट्रू ओनली द अदर केसेस में ही ये सिर्फ सही है। लेकिन फ्लोरीन और हाइड्रोजन में जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का फैक्टर देखना है। सराउंडिंग स्पेस की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उतना ही उसका कम बॉन्ड एंगल होता है, इसलिए हाइड्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इन्वर्जन की बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इन्वर्जन है, मतलब एनर्जी आपको देखनी है, मतलब मॉलिक्यूल जो होता है हमारा इन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, इन्वर्ट कर जाता है। मतलब इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे आ जाता है और ये आपके ग्रुप्स जो होते हैं आपके ऊपर चले जाते हैं। इस तरह से ये क्या होता है, इन्वर्जन जो होता है, ये इन्वर्जन, तो ये जो इन्वर्जन होता है वो इस तरह से टेक्स प्लेस, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल साइज ऑफ, ये जो आपके लिगेंड्स होते हैं आपके स्मॉल साइज के होते हैं, जिससे मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इसके जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, टॉप टू बॉटम चले जाते हैं, बॉटम टू अप चले जाते हैं। तो इस तरह से ये इन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है। तो फास्ट किसके अंदर होता है, जिसमें आपका सेंट्रल का साइज छोटा होता है। अब चारों का कंपेरिजन करके देखो, यहाँ पर आर्सेनिक में, फॉस्फोरस में और एंटीमनी में सबसे स्मॉलर साइज़ किसका है, नाइट्रोजन का। तो सबसे नाइट्रोजन में सबसे फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है इन चारों में। जो भी हमें चारों गिवन होते हैं ऑप्शन, उन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो जिस सेंटर का साइज़ सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसमें फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है। जिसमें फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेस एनर्जी चाहिए, लेस एनर्जी ऑफ इन्वर्जन हमें चाहिए। तो कन्वर्स में अगर आप कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर एंटीमनी को देखो ध्यान से। एंटीमनी जो आपके पास, इसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है और CH3 आपके पास प्रेजेंट है। ये भी फास्ट क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है। ये भी क्या करता है, फास्ट इंटर कन्वर्जन करता है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इधर आते हैं, लेकिन ये फास्ट इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन के नहीं करता है। नाइट्रोजन जो होती है सबसे फास्ट करती है, इसके लिए लेस एनर्जी चाहिए इन्वर्जन के लिए। लेकिन एंटीमनी का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, आपके पास लार्जर साइज़ होता है। एंटीमनी का साइज़ जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है। इसका क्या होता है, यहाँ पर लार्जर साइज़ होता है और लार्जर साइज़ की वजह से इस मॉलिक्यूल को उठा के वापस से इन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या होगी, यहाँ पर रिक्वायर होगी। एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होने की वजह से ये इतना फास्ट इंटर कन्वर्जन नहीं करता जितना नाइट्रोजन करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ये बता रहा है कि जैसे हमारे पास बोरिक एसिड इन्होंने गिवन होता है, ठीक है, बोरिक एसिड गिवन होता है, HbO3 एंड BOH4 गिवन। इन दोनों ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा हाई होती है, ये बताया इन्होंने, ठीक है। HbO3 में हमारे पास क्या होता है, बोरोन होता है, उसके पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ये इसकी होती है BOH ग्रुप, ठीक है। बोरिक एसिड हमारे पास होगा और ये हमारे पास क्या होता है, 4
OH ग्रुप इसके पास होते हैं, इसके पास क्या होते हैं 4 OH ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो 4 इसके पास BOH नेगेटिव होते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है आपकी प्लेनर में होती है, दैट इज़ और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। सेंट्रल एटम जो बोरोन हमारे पास है ये क्या होती है हमारे पास यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और यहाँ पर ये क्या होती है आपकी बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होती है, मतलब लेस बॉन्ड लेंथ होती है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। वैसे भी कंपेरिजन करोगे तो ये आपके क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर में होता है, और ये आपका क्या होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। टेट्राहेड्रल की हमेशा ही बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एस करेक्टर इसमें ज़्यादा होता है, sp2 में एस करेक्टर ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी लेस हो जाती है। अगर आपको कंपैरिजन ध्यान है तो मैं फिर से बता रही हूँ, एस करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इसकी लेस हो जाए। इसमें पी कैरेक्टर जो होता है इसमें ज़्यादा हो जाता है, पी कैरेक्टर की वजह से हमेशा बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हायर किसकी होगी, BOH4 की होगी। आई होप ये आप समझ गए या नहीं समझ गए हैं तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, देखते हैं सारे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।